हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आपको गुड मॉर्निंग सभी को। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। हम इसमें एमएसएन का ये सेकंड यूनिट में है। एमएसएन सेकंड यूनिट नहीं, ये एमएसएन सेकंड है। जो एमएसएन फर्स्ट आता है एमएसएन और सेकंड आता है, उसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। इन चीज के बारे में आपको डीपली एकदम पढ़ाएंगे। अब ये जीएनएम सेकंड ईयर का है, एमएसएन सेकंड का है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है उसके बारे में आपको हम अच्छे से बताएंगे। और उसका एक अदर नाम है, क्या उसका अदर नाम है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो उसका अदर नाम है, उसके ये मायोकार्डियल का अदर नेम है। मायोकार्डियल का अदर नेम ये है कि हार्ट अटैक। ये हम आपको आज अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि ये जो अदर नेम है, ये जो अदर नेम है, उसके अदर में आप लोग ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे नाम कि हार्ट अटैक क्या होता है, कि हार्ट फेल्योर क्या होता है, और हार्ट अरेस्ट क्या होता है। इन चीज के बारे में पहले हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। हम चलते हैं अपनी तरफ। हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट फेल्योर, हार्ट अरेस्ट होता क्या है, हम आपको इसमें अच्छे से पढ़ाएंगे ये होता क्या क्या है। चलिए हम देखते हैं इसमें। ये आपको देख लीजिए, ये मेरा टॉपिक है, इसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट अरेस्ट होते क्या हैं, ये कैसे कैसे होते हैं। तीनों में डिफरेंट होते हैं। तीनों में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हार्ट अटैक हो गए आपके, और हार्ट फेलियर हो गए आपके, और हार्ट अरेस्ट हो गए आपके। ठीक, ये तीनों में डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों में डिफरेंट होते क्या हैं। ओके, मान लीजिए हमारा ये हार्ट है। मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता, बट आप समझ लीजिए कि हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक, हार्ट के बारे में हम बात करते हैं कि हार्ट में कैसे कैसे प्रॉब्लमें होती हैं। ये तीनों आप सुने होंगे कि हार्ट अटैक उनको आता है, हार्ट फेलियर भी आता है, हार्ट अरेस्ट। हार्ट फेलियर का मतलब, जैसे हार्ट अटैक की बात करते हैं कि इसमें हार्ट अटैक की बात ये होती है कि आपने कहीं सुना होगा कि यार उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हार्ट अटैक की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। आपने सुना होगा ये कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उनको है, लेकिन आपको ये नहीं पता, क्या पता उनके जेनेटिक में ऐसा हुआ होगा तभी आज उनको हुआ है। या फिर आप सोचते हो किसी को कैंसर हुआ हो, ये जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को कैंसर हुआ है तो। या आप सुनेंगे कई कई प्रॉब्लमें होती हैं, कैंसर होते हैं और शायद जैसे टीबी होते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो ये ट्यूबरकुलोसिस होते हैं आपके, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, तभी किसी न किसी में हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम घर में। जैसे अगर किसी को हुआ है तो अब परदादा दादा किसी ना किसी को हुआ रहता है, तभी ये आगे वाले पर्सनों को होता रहता है ऐसा। हम इसमें बात कर रहे हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है, हम इस चीज के बारे में आपको डीपली बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा ये होता क्या है। देखिए, हार्ट अटैक जो होता है, ये हमारा मान लीजिए हार्ट है। मुझे डायग्राम नहीं बनाता, इसके लिए सॉरी मैं बोलता हूं। बाकी मैं हार्ट के बारे में बात, आप ध्यान से देखिएगा, ये हार्ट है हमारा। मैं इस चीज के बारे में आपको एकदम डीपली पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से, आप समझिएगा जरूर कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, हार्ट अटैक ये होता है कि अगर जो भी हमारे ब्लड होते हैं, ये वेन से आर्टरी, जो भी हमारे ब्लड क्या होते हैं, हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाते हैं, हार्ट तक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उस चीज से क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है। वो भी कौन सा ब्लड नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हमारे हार्ट तक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नेक्रोसिस हो जा रहे हैं, क्लोट हो जा रहे हैं पहले, तो ये प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी एक खेत है, खेत में अगर आप पाइप फैलाए हैं, ठीक, अगर उस पाइप में कहीं ना कहीं छेद हो, कटा हो, कोई कारण से पानी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, ये क्या कारण हो सकती है? यही कारण हो सकती है, कहीं कटा हो ज्यादा, कहीं फटा हो ज्यादा, कहीं प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, कहीं दबा हुआ है, कहीं से आपके क्या होता है, कोई चलता है, कोई साइकिल अगर किसी से दब गई पाइप, या फिर क्या प्रॉपर मतलब पानी नहीं पहुंच पाता है खेतों में, रुक रुक के पानी आता है, नेक्रोसिस हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। मतलब मैं पानी की क्लॉट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं वो क्लॉट कैसे, मैं रुक जा रहा है ना, रुक रुक अगर आ रहा है पानी,
तो इसमें प्रॉपर हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। उसी के अनुसार हम बात करते हैं इसमें कि हमारा अगर ये जो वेन होती हैं जो हमारे हार्ट तक ज्वाइन होती हैं वो क्या होती है, प्रॉपर हमारे हार्ट तक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, मतलब O2 होते हैं, वो ब्लड अगर हमारे हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, उसी के कारण आते हैं हमारे हार्ट अटैक। आगे समझ में? एक बार मैं और आपको इजीली और तरीके से बता रहा हूँ, मेन चीज यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक शब्द में बात करता हूँ कि हमारे ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड प्रॉपर अगर हार्ट तक फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसी कारण हमारे आते हैं हार्ट अटैक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें हार्ट फेल्योर होता क्या है। हार्ट फेल्योर क्या होता है कि हार्ट फेल्योर ये होता है कि जो हमारे हार्ट से ब्लड बनते हैं, पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं, अन्य बॉडी तक पहुंचाते हैं ब्लड, अन्य बॉडी तक ब्लड पहुंचाते हैं, उन्हीं के कारण अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हमारे बॉडी में तो हमारे हार्ट जो होते हैं फेल हो जाते हैं, प्रॉपर नहीं पंप कर पाती जो हमारे ब्लड तक, जो हमारे बॉडी तक प्रॉपर ब्लड फंक्शन कराए या फिर ट्रांसफ्यूजन कराए या फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाती, नहीं पहुंचा पाती, उसी कारण हमारे हार्ट फेल हो जाते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं। हार्ट अरेस्ट क्या होता है? हार्ट अरेस्ट आपने सुना होगा कि किसी को अगर किसी मूवी में, किसी सीरियल में, किसी भी काम में आप कहीं अगर रियल में आप देखोगे बोलने के यू आर अंडर अरेस्ट, इसका मतलब ये होगा आप हमारे अरेस्ट में हो गए, आप हमारे कैद में हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको मेरे साथ रहना या फिर आपको हम एक बंद कमरे में रख देंगे। जेल की बात कर रहे हैं जैसे, हम यहाँ पे यही बात बोली गई कि हार्ट अरेस्ट होता क्या है। हार्ट अरेस्ट ये होता है कि अगर हमारा प्रॉपर फंक्शन ब्लॉक हो जाए, एकदम अरेस्ट हो जाए, एकदम कैच कर ले, पकड़ ले एकदम से कि मतलब तुम्हें कोई काम करना नहीं है, अब किसी वजह से अगर प्रॉब्लम हो गई हार्ट में तो वो पूरा काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट अरेस्ट आती है। तो क्या होता है अगर हमारे बॉडी में हार्ट अरेस्ट अगर हो गया तो हमारा कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, तो वो समझ लो कंफर्म है, डेथ हो जाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे बॉडी में सबसे बिजी अंग कौन सा है, मतलब सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला क्वेश्चन आपने सुन लिया कि हमारे बॉडी में सबसे बिजी अंग कौन सा है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा हार्ट कितने ग्राम का होता है, ये है होगा तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि हमारा हार्ट कितने ग्राम का होता है। फिर मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, ये आप मुझे बताएंगे मेल और फीमेल में जो डिफरेंट होता है क्यों होता है, किसके कारण होता है, जो क्यों मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट हो जाते हैं, इस चीज को आप मुझे बताएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको हार्ट के बारे में। मैंने आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट अरेस्ट के बारे में बताया एकदम अच्छे से, ताकि आपको समझ में आया होगा। मैं अब चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। ओके, अब हम जैसे आपको बोले कि मैं इसमें आपको मायोकार्डियल के बारे में बताने जा रहा हूं और इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। मायोकार्डियल ये होता है कि जो हमारे मसल और कार्डियक होते हैं, जो हमारे मसल, जो हमारे हार्ट में कार्डियो में जो मसल्स होते हैं उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल। ओके, हम बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन जो हमारा सेल और टिश्यू होते हैं, जो हमारा सेल और टिश्यू होते हैं बहुत टाइम से, जो हमारे सेल और टिश्यू होते हैं, देखिए हम एकदम सीरियसली बात कर रहे हैं आपसे, जो हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में टाइम से सप्लाई नहीं कर पाते हैं क्या ब्लड, वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कर पाते हैं, जो नेक्रोसिस हो जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं कि डेथ हो जाती है, सेल और टिश्यू क्या प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन। एक बार मैं फिर से आपको सेल या टिश्यू जो अपने टाइम से, बहुत टाइम से प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाती, वो भी कौन सी सप्लाई नहीं कर पाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से सेल और टिश्यू क्या हो जाती हैं, नेक्रोसिस हो जाती हैं, जो डेथ हो जाती है और किल हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन। हार्ट अटैक इसका अदर नाम है, हार्ट अटैक। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें आपको इंट्रो और डिफिनीशन के बारे में आपको अच्छे से एकदम बताएंगे, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन का मतलब क्या। इंट्रोडक्शन का पहले हम आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन मींस होता है परिचय, किसी का इंट्रोडक्शन करना मतलब। ओके, चलते हम इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि इसको पहले बात शॉर्ट में बोलते हैं एमआई। क्या बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिफर्स
to the process by which areas of myocardial cells in the हार्ट आर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब ये होगा जो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो हमारे सेल टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका इट अकर व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू आर abruptly and the severe deprived of oxygen। इसमें क्या बोलता है कि जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं बहुत ही सीवियर कंडीशन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक, बहुत ही सीवियर नेक्रोसिस हो जाते हैं, मतलब एकदम क्लॉटिंग में आ जाते हैं, एकदम सीवियर कंडीशन क्या डिप्राइव्ड होते हैं, सीवियर कंडीशन में ऑक्सीजन क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं एक बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं शॉर्ट में एमआई, रिफर टू द प्रोसेस बाय विच एरियाज ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स इन द हार्ट आर द परमानेंटली डिस्ट्रॉय। जो हमारे हार्ट से जो रिलेटेड बात करने जा रही है, इसमें जो सेल्स होते हैं जो इसमें क्या होते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट अकर व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू आर एप्रोप्रिएटली एंड द सीवियर डिप्रीव्ड ऑफ द ऑक्सीजन। जो हमारे सीवियर में होते हैं, मतलब फ्लो होते हैं, जो भी हमारे ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेट ब्लड होते हैं, प्रॉपर क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से टिश्यू जो होते हैं क्या होता है, सीवियर में हो जाते हैं। क्या सीवियर में, जिसमें बोलते मायोकार्डियल, जब मायोकार्डियल और टिश्यू मतलब क्या होते हैं, टिश्यू हो जाते हैं, इसमें वेटकार्डियन जो आर एप्रोप्रिएटली हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एंड सीवियर हो जाते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू जो भी फ्लो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं, इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है। जा रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि परिभाषा किसी चीज का, डेफिनेशन का मतलब क्या, परिभाषा, उसके बारे में क्या परिभाषा बोली गई है, जिसमें बात करते हैं हम, क्या बोला गया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कंडीशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कंडीशन है, क्या है, डिजीज कंडीशन है, विच जबकि कॉज करता है, किसको कॉज करता है, रेड्यूस ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी में। कहां पे करता है, कोरोनरी आर्टरी में जो रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं कर पा, रिड्यूस करता है, एंड ऑक्यूलेशन ऑफ एन आर्टरी बाय एंड द एम्बोलस ऑफ द थ्रोम्बस। इसमें क्या बोला गया कि यही कि इसमें कि जैसे कि क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक डिजीज कंडीशन है, और जो हमारे विच जबकि कॉज करता है, किसको कॉज करता है, रिड्यूस फ्लो, जो कोरोनरी आर्टरी में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसको कॉज करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करने के कारण कहां पे करता है, ऑक्लूएशन करता है, कहां पे, आर्टरी बाय एंड द एम्बुलस में करता है, और कहां करता है, एम्बुलस और द थ्रोम्बस, ये दोनों में क्या होता है, यही बात करते हैं इसमें। ये समझ में आ गया आपको? बात यही है कि इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये डिजीज कंडीशन है। ओके, डिजीज कंडीशन जबकि कॉज करता है, किसको कॉज करता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो को, और कहां पे करता है, कोरोनरी आर्टरी में करता है, कहां पे करता है, कोरोनरी आर्टरी में करता है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बात करते हैं आर्टरी एम्बुलस और द थ्रोम्बस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा दूसरा हमारा क्या है, डेफिनेशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कंडीशन, वही बात हुई, विच नेक्रोसिस करता है, किसको, ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब किसको करता है, टिश्यू ड्यू टू द ब्लॉकेज करता है, क्या करता है, ब्लॉकेज करता है टिश्यू को। ओके, फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी में नॉन, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये है, हम शॉर्ट में बात करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक डिजीज कंडीशन है इन विच नेक्रोसिस हो जाते हैं ये ऑफ द मायोकार्डियल में, कि मायोकार्डियल टिश्यू के द्वारा क्या, ड्यू टू द ब्लॉकेज हो जाते हैं थ्रोम्बस में, और फॉर्मेशन करते हैं कोरोनरी आर्टरी में। कहां करते हैं फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी में फॉर्मेशन करते हैं, नॉन एज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसे जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इतना आ गया समझ में? एक बार हम फिर से आपको रिपीट करते हैं आराम से। मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक डिजीज कंडीशन है विच कॉज करता है किसको, रेड्यूस ब्लड फ्लो को किसको करता है, कॉज, रेड्यूस ब्लड फ्लो को कॉज करता है, कोरोनरी आर्टरी में करता है, ऑर्कुलेशन ऑफ द आर्टरी में करता है, बाय किसके द्वारा किया जाता है, एम्बुलस और द थ्रोम्बस, किसको करता है, एम्बुलस और थ्रोम्बस के द्वारा करता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कंडीशन इन विच जबकि नेक्रोसिस करता है ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू में, ड्यू टू द ब्लॉकेज करता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करता है थ्रोम्बस में, जिसको हम जानते हैं कोरोनरी आर्टरी में, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। ओके,
अब हम चलते हैं आगे अपने कुछ और ही टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कॉजेज। कॉजेज की बात करते हैं इसमें हम। कॉजेज की बात करते हैं इसमें हम। कॉजेज मीन्स क्या होता है? कारण। इसमें हम कॉजेज की बात करते हैं कि जैसे हम कॉजेज पहले लिखा एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या हो गया कि आर्टरी में जो ब्लड होते हैं, मतलब जो हार्ट में जो ब्लड होते हैं, आर्टरी में जो ब्लड होते हैं क्या क्लॉट होने लगते हैं। क्या था? हार्ट में जो होते हैं आर्टरी क्या होते हैं? क्लॉट होने लगते हैं। ब्लड क्या? क्लॉटिंग होने लगती। मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, जैसे ए ब्लड क्लॉट दैट फ्रॉम इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या होते हैं? क्या होते हैं? आर्टरी में, ब्लड वेसल में, आर्टरी में क्या होता है? इन हार्ट में क्या होता है? ब्लड क्लॉट होने लगते हैं। हमारे हार्ट में ब्लड वेसल में क्या होते हैं? ब्लड क्लॉट होने लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। आगे हम चलते हैं। आर्टरी स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनेस बन जाना। क्या बन जाना? हार्डनेस हो जाना आर्टरी में। सडन कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब अचानक से कोई, मतलब क्या हो जाना कि सडन अचानक से कोई चीज तनाव हो जाना, चिंतित हो जाना, इसका मतलब। इसका हिंदी ये होगा अचानक संकुचन हो जाना। क्या हो जाना? अचानक से संकुचन हो जाना। आगे हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ब्लड होते हैं क्लॉट हो जाते हैं, मतलब कहीं कहीं नेक्रोसिस हो जाते हैं। जब से क्या होता है कि अगर जैसे हमारी पाइप है, कहीं कहीं जो बबल बन जाते हैं, गैस मतलब बबल बन जाते हैं, उसके मतलब क्या प्रॉपर हमारे फंक्शन नहीं हो पाते हैं। बबल बन जाते हैं ना, अगर पाइप एक फैली है खेत में तो उसमें बबल बनते बनते अपन खेतों में से जाते हैं पाइप में। ऐसे यही बात का आर्टरी में क्या होती है, ब्लड वेन में क्या होती है, इसमें बबल बन जाते हैं। उसी हिसाब से हमारे नेक्रोसिस हो जाते हैं, हमारे ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म का मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन और डिजीज। इन्फेक्शन अगर डिजीज कोई हुआ तो ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन से ही होता है, ब्लड होता है, इन्फेक्शन से हो जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब हो गया मतलब ऑक्सीजन ऑफ अब्सेंस ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू, ऑक्सीजन टिश्यू ऑफ अब्सेंस, मतलब हमारे ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे ब्लड में, टिश्यू में क्या होते हैं? अब्सेंस होते हैं। टिश्यू में अब्सेंस होते हैं। कहां पे होंगे? टिश्यू में अब्सेंस होंगे। स्मोकिंग नहीं करना है। इसके बाद इंक्रीज फैटी डाइट। क्या होता है? जो ज्यादा खाना भी खाते हैं, डाइटिंग पे ज्यादा रहते हैं, फैटी हो जाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे बात करते हैं उनको शुगर भी होने का चांस ज्यादा रहता है, हार्ट अटैक आने के भी चांस रहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम। ज्यादा फैटी भी नहीं रहना, ज्यादा वीक भी नहीं रहना, एकदम मीडियम में हम लोग को रहना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसमें। एक्सेसिव एक्सरसाइज। हमको क्या करना है कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कहीं एक्सरसाइज करते हैं लोग, ज्यादा करते हैं। हमें ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज भी नहीं करना है, मीडियम में करना है, ना कि ज्यादा उसे प्रेशर देना है। क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आप देखे होंगे जिम लोग अगर जाते हैं तो वहां पर भी क्या हार्ट अटैक आने की चांस ज्यादा, तो लोग वहां भी डेथ हो सकती है। कहीं भी कोई देखते हैं कि आप कहीं भी पर्सन खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, तब भी आ जाता है। ये कोई बुलाता नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाता है हार्ट। ये आगे हम चलते हैं इसमें। स्ट्रेस तनाव की वजह से हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेते हैं, बहुत ज्यादा डीपली चलते हैं, सोचते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, एकदम बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके भी ज्यादा घबराहट होने लगती है, बीपी बढ़ जाती है, तो इसमें ज्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस आने की तैयार, वो हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एकदम नीचे लिखा है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मतलब ज्यादा मोटा भी होना बेकार है। मोटा या मोटापा, ज्यादा मोटा होना भी बेकार है। ये हमारे सब हो गए कॉजेस। कॉजेस को आप देख लीजिएगा। कॉजेस इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने 11 आपको कॉजेस बताए हैं। जो भी समझ में आया मुझे कमेंट बताइएगा, बाकी सपोर्ट करिएगा। हम आपको अब इसमें और आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कॉजेस के बाद आता है हमारा साइन एंड सिम्टम। क्या आता है हमारा? साइन एंड सिम्टम आपको बताने जा रहे हैं। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम होता क्या है कि क्या क्या उसके ये कारण हुआ है, तो जिससे उसको वो चीज हुआ है डिजीज, तो उसमें साइन एंड सिम्टम क्या क्या देख सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं पर जैसे चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक, बात करते हैं कोल्ड काल्म स्किन का। मतलब ये हुआ कि हमारे स्किन में जहां प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे क्या ब्लू क्या हमारे क्या हो जाएंगे, स्किन क्या होगी वहां पे कोल्ड हो जाएंगे। अगर जैसे अगर ये मेरा फिंगर है, अगर इस फिंगर को मैंने बांध दिया किसी चीज से, किसी चीज से बांध दिया, तो क्या होगा वहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं पाएंगे ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पे टिश्यू सेल जो होगा डेथ होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा,
हमारी जो हमारी फिंगर होगी वहां पे ठंडे होने लगती हैं। आप ये चीज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखे होंगे किसी किसी को हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना कि अपने फिंगर में वो रबड़ बांध लेते हैं या फिर किसी से बांधे तो उनकी क्या होती है वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है थोड़ी सी, और क्या हो जाती है रेडनेस हो जाती है, और क्या कोल्ड हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं इसमें ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, क्या हार्ट बीट जो हमारी होती है 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा दिल, हार्ट। तो बताइए आप हमें कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैकीकार्डिया का मतलब अगर हमारा हार्ट उस टाइम क्या होता है नॉर्मली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अगर ये डिजीज हुआ है तो उसमें एक से मतलब 72 से 100 बार बीट करने चालू करेंगे। कितने बार? 100 बार बीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है तो उस 72 में एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं नोजिया वोमिटिंग। उसमें नोजिया वोमिटिंग भी होगी, जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी, कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी अच्छे से तो वोमिटिंग हो जाएगी। ओके, आगे हम चलते हैं इसमें एंजाइटी होगी उनको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पिनिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनकी मतलब क्या होती है, सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, ढेर सारी प्रॉब्लम, उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डायफ्रोसिस का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव ऑफ स्वेटिंग होती है। क्या होती है? एक्सेसिव ऑफ स्वेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव ऑफ स्वेटिंग मतलब पसीना ज्यादा आना, घबराहट होती है तो आप किसी को देखते होंगे, किसी की घबराहट ज्यादा तो उनकी पसीने छूटने लगती है, पसीने ज्यादा आ जाना। ओके, आगे हम बात करने इसमें हाइपरटेंशन हो जाना। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाना। हमारी नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120/80 mmHg, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल बीपी हो गए। अगर इससे हमारा ज्यादा होगा, और ये देखिए अब इस टाइम हमको मिलने देखने को मिल रहा है 130/90 या फिर 110/70, ये सब हमारे नॉर्मल हो गए। ये भी मेरा नॉर्मल, ये भी मेरा नॉर्मल, ये सब मेरा बीपी जो है नॉर्मल है एकदम। ओके, आगे हम बात करते हैं डिसओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक पैटर्न होती है। ओके, हार्ट की क्या होती है? सिस्टमैटिक पैटर्न होती है। पाल्पेशन का मतलब क्या होता है कि घबराहट होना। पाल्पेशन का मतलब होना है घबराहट होना, घबरा जाते हैं, कोई छोटी से छोटी चीजें को लेके घबरा जाते हैं इसमें। ओके, आपको मैं एक बार फिर से इसको वो बता दे रहा हूं इसमें थोड़ी शॉर्ट में कि क्या क्या इसका मतलब होता है। इसमें सीवियर चेस्ट पेन होगा, कोल्ड काल्म स्किन होगी, टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया में आपको हमने क्या बताया कि जिसमें हमारे क्या बीपी क्या होगी, पल्स क्या, हार्ट बीट क्या होगी, ज्यादा धड़कने लगी, ज्यादा बीट करने लगी, 72 से 100 बार होने लगती है। अगर नॉर्मल हमारा कितना हो रहा है? 72 हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मल 100 बार बीट करना स्टार्ट कर दे, 1 मिनट में 100 बार बीट करेगा। मेरा क्वेश्चन है, इस चीज को ज्यादा नोट कर लीजिएगा कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ओके, आगे हम बात करते हैं एंजाइटी होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, इसमें डिस्पिनिया होगी जिसमें एब्सेंस ऑफ क्या होगी? ब्रीथिंग होगी, डायफ्रोसिस होगा, इसमें एक्सेसिव ऑफ स्वेटिंग होगी, हाइपरटेंशन होगी जिसमें 120 से ज्यादा हो जाते हैं, डिसओरिएंटेशन होगी जिसमें सिस्टमैटिक पैटर्न होती है, डिपाल्पेशन का मतलब होता है घबराहट। इतना आपको समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं, आपको बताएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं डायग्नोसिस का। इसमें डायग्नोसिस की बात हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, पहले हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। क्या करते हैं? पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, क्या उसको पहले किसी को हुआ नहीं था, या फिर जो भी उसके परदादा जेनेटिक फैक्टर तो नहीं, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज के बारे में हम हिस्ट्री कलेक्शन देखें, या फिर इसको प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम उसके बारे में बात करते हैं कि इसके पहले कोई चीज इसको हुआ था, ये दवाई चल रही थी, कोई भी चीज इसका हम दोनों देखते हैं, पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं इसमें। ओके, आगे हम चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम इसमें? हेड टू टॉय तक एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, एक में बात करते हैं एमआरआई। एमआरआई और सीटी स्कैन अलग अलग होते हैं। एमआरआई का जो होता है पूरा हमारा होता है, क्या होता है? हमारा पूरा होता है। सीटी स्कैन में क्या होता है? हेड का भी हो सकता है, पूरा का भी कर सकते हैं इसमें।
एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग करना। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग करना। ओके। सीटी स्कैन का होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी आप सर्च करके देख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म आप, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस ऑफ इमेजिन, या बात करते हैं सीटी स्कैन का, बात करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके। हम बात करते हैं ईएसआर। ईएसआर के पहले हम बात बता दें ईएसआर होता क्या है, इसमें क्या चीज टेस्ट करते हैं, इसके बारे में आपको पहले बता रहा हूं। ईएसआर ये होता है कि इसमें ईएसआर का मतलब होता है ब्लड को इन्फेक्शन जो हुआ था उसके बारे में टेस्ट करना है। एक हमारा ट्यूब होता है, जो ऐसे ट्यूब होता है हमारा स्टेट में, एकदम कांच की ट्यूब होती है, ठीक, कांच की ट्यूब होती है जो हमारा वेन से लेते हैं, ब्लड लेते हैं। इसमें वेन से जो हम ब्लड लेते हैं, इडिटियम लेते हैं। कहाँ पे? इडिटियम जो ट्यूब होती है हमारा, इडिटियम के ट्यूब लेते हैं, उसमें डिस्पोजल से ब्लड लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, हमारा इंसर्ट करते हैं जहां तक इसमें जितना रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम इन्फेक्शन देते हैं कि इसके ब्लड में इतना इन्फेक्शन है। ये ईएसआर का टेस्ट इसलिए होता है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। किसके लिए होता है? इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम ब्लड का इसमें ईएसआर का टेस्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म है इरिथ्रोहाइट। इरिथ्रोहाइट इज सेडिमेंटेशन रेट होता है, इसका फुल फॉर्म ये है। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, मैं बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मीनिंग है ERTHROHOYTE। फिर से देख लीजिए, ERTHRHOYTE, सेडिमेंटेशन रेट, इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम होता क्या है। इकोकार्डियोग्राम जो होता है, हम इसमें टेस्ट करते हैं, किसके द्वारा टेस्ट करते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। इसमें हम हार्ट की बात करते हैं, इसमें हार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। किसके करते हैं? स्टेथोस्कोप से, मतलब जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, छोटी मोटी भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में, गांव वाले में आला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आला, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। मेडिकल की बात करते हैं हम इसमें, स्टेथोस्कोप से हम इसमें क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस। डायग्नोसिस में स्ट्रेस का भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें चेस्ट एक्सरे। डायग्नोसिस में होंगे, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ईसीजी का। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हमारा होता है? ईसीजी। इसका फुल फॉर्म हमारा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारा जब टेस्ट होता है, हमारा रिपोर्ट यूं टाइप निकलता है, ऐसे ट्यूब हमारा ये होता है, यूं करके ऐसे ऐसे हमारा जो लाइनिंग होता है, इसको मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके बारे में अलग से, मैं ईसीजी का, तो मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ईसीजी का भी टेस्ट करते हैं अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो। और हमारे जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हमारे, अगर आपको किसी को भी, अगर पर्सन को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, आप केवल स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट के भी दिखाएं। कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर को ही आप दिखा सकते हैं, ना कि और किसी को और को। ओके। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे आप करा सकते हैं, आप चेस्ट एक्सरे में करा सकते हैं आपका पूरा चेस्ट एक्सरे, ताकि आपको चेस्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीईटी। इसमें क्या चीज करते हैं हम? पीईटी में कहते हैं नेक्रोसिस आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्रोसिस जो हुआ है किस कारण हुआ है। अगर वेन में जो हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, नेक्रोसिस हो जा रहा है, हम किस कारण चेक करते हैं कि उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कारण ये प्रॉब्लम हुई है। ये हमारा सब हुआ डायग्नोसिस। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से और बताऊंगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। इसमें मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। इसमें डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? मतलब जांच केंद्र। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया? जांच केंद्र। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन ये होता है, बाकी एमआरआई फुल फॉर्म पूरा एमआरआई का पूरा पार्ट का ही इसमें डायग्नोसिस करते हैं। ईएसआर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि इसमें हम ईएसआर का टेस्ट इसलिए करते हैं, ब्लड में इंफेक्शन टेस्ट करने के लिए, हमारे ब्लड में कितना इंफेक्शन है। इकोकार्डियोग्राम हम किस लिए करते हैं? इकोकार्डियोग्राम इसलिए करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम एग्जामिनेशन करते हैं इकोकार्डियोग्राम का। किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हम ईसीजी का टेस्ट करते हैं, ईसीजी का टेस्ट क्यों करते हैं, कौन से पोजीशन में करते हैं, मैं आपको एक कमेंट में आप बताइएगा। इलेक्ट्रिक का ईसीजी का फुल फॉर्म कौन से पोजीशन में टेस्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के पेशेंट को टेस्ट करते हैं, अब डायग्नोस करते हैं।
आप मुझे बताइएगा ईसीजी का जो टेस्ट करते हैं कौन से पोजीशन में करते हैं। ओके, स्ट्रेस का भी टेस्ट होता है इसमें, चेस्ट एक्सरे का भी टेस्ट होता है। पीटी का मतलब ये हो गया कि मैं आपको फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको। इसमें फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूं कि पीटी किस लिए करते हैं, नाइक्रोसिस को आइडेंटिफाई करने, किस लिए करते हैं, नाइक्रोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस लिए करते हैं, नाइक्रोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है इसमें, जैसे जटिलता से कोई चीज जानने के लिए इसमें बारे में क्या होता है। जैसे हम बात करने जा रहे हैं इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसे हमने आपको एम्बोलिज्म मैंने पढ़ा था इंट्रो डिफिनेशन में, आप उसका मतलब अब जान लीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक, इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब ये था ब्लड क्लॉट हो जाता है, डेवलप इन द ब्लड वेसल इन द बॉडी में। अपने बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब ये होता है स्वेलिंग हो जाती, इरिटेशन हो जाती टिश्यू में, मतलब चारों तरफ हर्ट के चारों तरफ टिश्यू में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। आगे हम बात करते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डिस का मतलब होता है कि जिसमें देखिए लास्ट में जिसमें आइटिस आ जाए, क्या आ जाए, आइटिस आ जाए, उसमें क्या मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें भी आइटिस आ गया, इसमें भी आइटिस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाना। मायोकार्डाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल में। ओके, आगे हम बात करते हैं इंडोकार्डाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन द इनर हार्ट मसल में, कहां पे, इनर। ओके, शॉक मिस होता है, झटका। हार्ट फेल का मतलब मैंने हार्ट फेल बताया था आपको, मैंने पहले से मैं बता दी हार्ट फेलियर कैसे होता है। डिसरिथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाना, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाना। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि ब्लड क्लॉट डेवलप इन द ब्लड वेसल इन द बॉडी में। पेरिकार्डाइटिस का मतलब ये हो गया कि स्वेलिंग एंड इरिटेशन टिश्यू साउंडिंग द हार्ट में। मायोकार्डाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल। इंडोकार्डाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर हार्ट मसल। शॉक मिस हो गया झटका। हार्ट फेल मतलब हार्ट फेल हो जाना। डिस्मृथिया मतलब हो गया एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाना, क्या हो जाना, एबनॉर्मल हार्ट बीट होना, जिसमें लास्ट में आर्टिस आ जाए, इसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन होना, किसी चीज में इन्फ्लामेशन हो जाना। ओके, आगे हम चलते हैं, हम आपको बताएंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट है, आपको मेडिकल और सर्जिकल दोनों मिलेंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ मेडिकल। मेडिकल मतलब दवाइयों से जो हम चीज ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें मेडिकल के बारे में बात करते हैं हम। इसमें मेडिकल के बारे में मतलब कि जैसे पहले हम बात करते हैं वैसोडाइलाइटर्स का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने कुछ दवाइयां ये हैं। ओके, जैसे इसको किस लिए यूज करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए सारे हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइटी लिथ ड्रग। एनाक्सियोलाइटिक का ड्रग जो यूज करते हैं हम किस लिए करते हैं, रिलीफ एंजाइटी, जो भी एंजाइटी है उसको रिलीफ करने के लिए हम यूज करते हैं बेंजोडिक्साजापाइनेस। मतलब इसको थोड़ा तोड़ तोड़ कर आप पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि इसमें प्रिवेंट ऑफ द ब्लड फ्लो, जो भी हमारा ब्लड फ्लो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोबोलाइटिक्स। इसका मतलब ये होगा कि ब्लड जो क्लॉट हुआ रहता है, रुक रुक के जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये मेडिसिन। आगे हम बात करते हैं एंटी डिसरिथमिस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एबनॉर्मल हुआ रहता है उसको नॉर्मल करने के लिए हम इस मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। आपको ना सुनना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वैसिडिलाइटर्स का मतलब होता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। एनेक्सियोलाइटिक ड्रग जो होते हैं रिलीफ ऑफ द एंजाइटी रिलीफ करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है प्रिवेंट ब्लड फ्लो करने के लिए। और थ्रोम्बोबाइलेटिक का मतलब ये होता है ब्लड जो क्लॉट जो रुक रुक के जाता है उसके लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डिसरिथमिस का मतलब ये कि जो एबनॉर्मल से क्या करना, एबनॉर्मल से कार्डियोडाइटिस का मतलब क्या होगा, रिथम से एबनॉर्मल ब्लड को करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया मेडिकल मैनेजमेंट, अब उसमें एक सर्जिकल मैनेजमेंट।
सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं CABAG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया PTCA, परसुकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं डाइटरी मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या इस पेशेंट को डाइट करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम लो फैट, इसमें पहली बात तो लो फैट होना चाहिए, ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल डाइट, जो जितनी भी कोलेस्ट्रॉल डाइट पाई जाती है उसको हमको अवॉइड करना है, कम से कम हमको उस चीज के बारे में लेना है, डाइट करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड एल्कोहल यूज, हमको इसमें यूज मतलब क्या नहीं करना चाहिए, एल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड कॉफीन, जो हमारे कॉफी होती है, कॉफी में कॉफीन पाई जाती है कॉफी में, उसको अवॉइड करना है। बात करते हैं लो सोडियम डाइट, जितने भी सोडियम पाए जाते हैं, जितने भी सोडियम में जिसमें भी पाए जाते हैं सोडियम, उसको हम लो लेना है, हमको नमक की मात्रा कम करना है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, लास्ट हमारा आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, लास्ट हमारा आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, हमें एक नर्स जो होते हैं इसमें क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, किस किस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए, किसकी उनकी केयर करना चाहिए, हमको इस चीज के बारे में जानेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या देख सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं इसमें असेस द पेशेंट लेवल ऑफ पेन लोकेशन ड्यूरेशन, हमें क्या करना है उस पेशेंट के ड्यूरेशन, मतलब जहां पे पेन हो रहा है उस चीज के बारे में असेस करना है, उस चीज के बारे में पेशेंट से पूछना है आपको कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज के बारे में हम असेस करेंगे, पेशेंट के अच्छी से केयर प्रोवाइड करेंगे, ना कि हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, हम उस चीज को अच्छे से अच्छे जानकारी रखेंगे और अच्छे से अच्छे उस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे, एकदम जटिलता एकदम डीपली से एकदम उस चीज के बारे में सोचेंगे और उस चीज के बारे में ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन जो होता है मतलब हम पेशेंट को हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे खाना है, ऐसे कुछ भी उस चीज के बारे में एजुकेट करना है पेशेंट को, ये चीज आप खाइए इसके लिए, इस चीज का आपके लिए अच्छा है, ये चीज करिए आपके लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट, हम मॉनिटरिंग करेंगे उनकी जो आउटपुट है और क्या इनपुट है, क्या वो खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या वो कर कुछ भी जो उनकी आउटपुट इनपुट हो गया हम इस चीज का रिकॉर्ड बनाएंगे और इनको मेंटेन करेंगे, एकदम से मॉनिटरिंग करेंगे और कॉन्टिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईसीजी का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका मतलब है कि हम पेशेंट को टाइम से टाइम मतलब क्या करते रहेंगे उनका मॉनिटरिंग करेंगे, अगर कार्डियक के पेशेंट हैं तो, बाकी हम इसमें कार्डियक के पेशेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इस चीज का मतलब यही हुआ कि हम टाइम टू टाइम उनका हम कार्डियो का मतलब ईसीजी का टेस्ट करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द ऑर्डर, हम इसमें क्या बात कही गई है कि हम अपने अनुसार मतलब अपने दिमाग से अपने लोग क्या करते हैं, लोग खुद ही पेशेंट को अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, अपने कि यार इसको पेन हो रहा है चलो यही डायक्लो लगा देते हैं, ट्रामाडॉल दे देते हैं, पेन किलर, लेकिन नहीं, जो डॉक्टर एडवाइस किया हमें उन्हीं के अनुसार चलना है, जो वो ऑर्डर किए हैं उन्हीं के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को आप जो भी डॉक्टर हमारा एडवाइस किया है मेडिसिन पेशेंट के लिए, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के ऑर्डर दिए हैं, हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं एडवाइस कर सकते हैं या फिर उनको दे सकते हैं पेशेंट को, ना कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करेंगे। इसमें नर्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं का अपने खुद से ऑर्डर करके वो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते, लेकिन नहीं, डॉक्टर जो एडवाइस किए हैं वही हमको करना है, ना कि अलग से कोई काम करना है। आगे चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द मायोकार्डियल O2 सप्लाई एज पर डिमांड, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उसको अगर वो पहली बात तो इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉपर अगर ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच पाए इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, तो हमें क्या करना है उसको प्रॉपर हमको ऑक्सीजन लेवल देखना है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, उसकी जो डिमांड है उसको हमें कंप्लीट करना है, ना कि उसको अपने केयर नहीं करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर हमको नहीं करना है, किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है, पहली बात तो ये। और हम अगर पेशेंट से जितना ही अच्छा अगर उनसे से कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उन्हीं के अनुसार हमें उन पेशेंटों का अच्छे से अच्छे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट हो अगर हम अच्छे से अच्छा उनका केयर प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए ही सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि उस चीज के बारे में हमको नॉलेज है, तभी पहली बात तो हम अगर उस चीज के बारे में नॉलेज है तभी हम करें, अगर नहीं है तो हम अपने अपने सीनियर की बात करेंगे, सीनियर आके अपना देखेंगे उनको।
आगे हम चलते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसमें क्या करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। जैसे हमने आपको बताया डाइट के बारे में, उसमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल वाला ज्यादा भोजन नहीं देना है, डाइटिंग नहीं करवाना है, उनको ज्यादा ऑयली नहीं देना है, उनको ऐसे ऐसे एकदम सिंपली एकदम लिक्विडी एकदम न्यूट्रिशन मतलब जिसमें कैल्शियम ज्यादा मिले, कैल्शियम की ज्यादा नहीं दे सकते हैं उसमें, जिसमें अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं दे सकते हम। आगे हम चलते हैं, अगर इसमें नहीं समझ आता मैं फिर से बार बार बता दे रहा हूं आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं, किस पॉइंट छोटे थे, मैं उस पॉइंट को आपको कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट। हमें क्या करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एकदम अच्छे हो जाएंगे। मैं जैसे आप पहले थे मैं आपको एकदम वैसे कर दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई एंजाइटी, नो प्रॉब्लम। आप एकदम अच्छे से अच्छा आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। पेशेंट को एकदम अच्छे से सपोर्ट करना है, आपको कोई जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। ओके, हम बात करते हैं बेड रेस्ट फॉर कपल ऑफ द डेज रिड्यूस स्ट्रेस फैक्टर। ये क्या बात कही गई है कि इसमें अगर हम किसी भी पेशेंट के साथ अगर कोई एक पेरेंट्स के साथ अगर कोई है तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक सपोर्ट मिलती है। बेड रेस्ट करने के, आप सो जाइए, बाकी मैं आपका देखभाल कर रहा हूँ, स्ट्रेस तनाव से आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपका एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, आप एकदम रेस्ट करिए आराम से, इसमें रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट बात करें कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडिंग सॉरी कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द कार्डियक फंक्शन। जो उसकी कार्डियक फंक्शन चल रही है अच्छे से अच्छे से में क्या करेंगे, हमको मॉनिटरिंग करनी है। क्या आपको यहां तक पूरी समझ में आ गई बात? ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे हमारा पूरा टोटल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें आपको जो भी ना समझना आप मुझे कमेंट बताइएगा, बाकी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे नए, अगर हमारे इस पे हैं नए लोग हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को लास्ट तक बने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी आगे जाऊं। और जितने भी हमारे नए भाई लोग हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने भी हमारे लोग हैं, टीचर्स हैं, सभी गुरुजनक, सभी जितने भी हमारे लोग हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं माय वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा इसमें एमएसएम के बारे में। एमएसएम का ही टॉपिक चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें रहेगा ट्रीकुस्पाइड स्टोनोसिस। ट्रीकुस्पाइड इसमें क्या स्टोनोसिस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें बहुत ही अच्छा मैं समझाऊंगा इसको। और आप वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब करवाते रहिए और शेयर करिएगा जरूर, ताकि जो भी समझना आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस चीज को इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं इस चीज को इंप्रूवमेंट करूंगा, जितना हो सकता है मैं और यही इंप्रूवमेंट करूंगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बताइएगा, और जो भी ना समझना वो भी मुझे आप कमेंट बताइएगा। मैं इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखता हूं आपको।